ट्वेल्थ क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 3 से ही कर रहे थे। कल हमने बार मैग्नेट या हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में स्टडी किया था। आज भैया हम एक क्लास स्टडी करते हैं जो कि है गॉस लॉ। गॉस लॉ किस केस में स्टडी कर रहे हैं भाई? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है बेटा? देखो गॉस लॉ भाई फ्लक्स को बताता है। फ्लक्स को भी किस पे बेटा? क्लोज सरफेस पे। यहाँ पे किस फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम? मैग्नेटिक की। और सरफेस हमारा क्लोज क्या है? ds। ये किसके इक्वल होता है? 0 के होता है। अब इस स्टेटमेंट की सेंस समझो भाई। फ्लक्स क्या होती है बेटा? लाइंस होती हैं। जिस भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं बेटा उसी की हमें लाइन लेनी होती है। तो यहाँ पे फ्लक्स का हम किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं? मैग्नेटिज्म के अंदर। तो जो हमारा फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात। दूसरा भाई फ्लक्स बताता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमने ली है वो किसी सरफेस से किस अमाउंट में एंट्री या एग्जिट कर रही है। तो यहाँ पे देखो हमारा फ्लक्स क्या है? 0 है। तो इसका कहने की सेंस क्या हुई बेटा कि भाई किसी भी क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है या हम बोल सकते हैं जो इंटर और लीव करती है वो क्या होती है? 0 होती है। यानी जो सेम अमाउंट की इंटर की उतनी ही सेम अमाउंट की क्या हो जाती है बेटा? एग्जिट कर जाती है उस सरफेस से। तो ये था भाई आप लोगों का गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट देखो भाई, अब बात करने वाले हैं भाई हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। किसके बारे में? अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। तो भाई जो फिजिक्स की जो ब्रांच अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ डील करती है उसको हम बोल देते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, या फिर भाई एक वर्ड और भी यूज कर लेते हैं हम, जियो मैग्नेटिज्म। ये वर्ड बेटा खुद में एक्सप्लेनेटरी हैं, आप पहले भी इन वर्ड्स को सुन चुके होंगे। टेरेस्ट्रियल बेटा हर एक एक्सोप्लेनेट या हम बोल सकते हैं भाई जितने भी हमारे एक्सटीरियर में या जितने भी हमारे स्पेस के अंदर प्लैनेट्स हैं उनके लिए हम कैसा ये वर्ड यूज़ कर देते हैं भाई? टेरेस्ट्रियल यूज़ कर देते हैं। टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ वे बॉडीज़ बेटा जो हमारी अर्थ से बिलोंग नहीं करती, या जितना भी हमारा कंटेंट है यूनिवर्स के अंदर उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल में। जियो वर्ड बेटा अर्थ के लिए यूज होता है। दोनों के साथ भाई मैग्नेटिज्म लगा हुआ है। यानी हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं भाई? मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं कोड से कि भाई प्रोड्यूस क्यों होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस क्यों होता है। तो भाई देखो साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली और उनके बेस पे बोला कि भाई फर्स्ट तो रीजन है अर्थ का रोटेशन। नेक्स्ट जो रीजन है भाई वो है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट जो रीजन है बेटा वो है कोर, अर्थ की कोर जो कि क्या है बेटा? एक्टिव है। अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। तो देखो भाई रोटेशन कैसे करता है भाई? हर एक मैटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का मिलके बना हुआ है। तो भाई जब वो रोटेट करते हैं तो क्या करते हैं? मोशन। और जब वो मोशन में होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। और यही करंट किसको प्रोड्यूस करता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड को। नेक्स्ट है भाई एटमॉस्फेयर। तो बेटा एटमॉस्फेयर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं? आयनाइज्ड पार्टिकल होते हैं। वो आयनाइज्ड कैसे हो जाते हैं भाई? देखो जो सन से रेडिएशन वगैरह आती है वो अर्थ के जो टॉप मोस्ट लेयर के पार्टिकल हैं उनके साथ क्या करती है? कोलाइड करती है। और इस वजह से वो क्या हो जाते हैं बेटा? चार्ज। और चार्ज होने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट। और यही करंट किसको प्रोड्यूस करता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड को। सिमिलरली भाई कोर जो होती है, जैसे अर्थ की कोर है बेटा वो हॉट एंड मोल्टेड स्टेट में है। मोल्टेड स्टेट कहने का पर्पज क्या है भाई? कि वो मूव कर सकती है। तो भाई जब कोर के अंदर जो मेटल है वो मूव करता है तो किसको प्रोड्यूस करता है भाई? वो करंट को। और यही करंट किसको प्रोड्यूस करता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड को। अब भाई ये ऑब्जर्वेशन खाली साइंटिस्ट ने गैस नहीं की थी। देखो कुछ एग्जांपल्स भी बता देते हैं इनके। जैसे रोटेशन है भाई, वीनस का एग्जांपल ले लो भाई। वीनस स्लो रोटेट करता है बेटा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? स्लो है। एटमॉस्फेयर की अगर बात करोगे तो भाई मून के पास या जुपिटर के पास देख लो। जुपिटर के पास बेटा सबसे डेंस एटमॉस्फेयर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है बेटा? डेंसर है। नेक्स्ट है बेटा कोर। तो भाई अर्थ के पास कैसी हॉट एंड मोल्टन कोर यानी एक्टिव कोर है। अगर मून की बात करोगे तो भाई मून के पास बेटा जो उसकी कोर है वो कूल डाउन हो चुकी है, यानी वो एक्टिव स्टेट में नहीं है। तो इस वजह से
बेटा मून के पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। और भाई मैग्नेटिक फील्ड बेटा बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ये हार्मफुल रेडिएशन जैसे कॉस्मिक रेज वगैरह से हमारी अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हम बोल सकते हैं हमें प्रोटेक्ट करता है। अब बात करने वाले हैं भाई इसी अर्थ मैग्नेटिज्म को डिफाइन करने के लिए भाई कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स का यूज़ कर लेते हैं हम। तो चलो उन्हीं पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये है भाई हमारी अर्थ, और अर्थ का बेटा ये इस साइड ले लेते हैं हम हमारा नॉर्थ, और नॉर्थ भी कैसा, जियोग्राफिक नॉर्थ, NG से लिख दिया है। नीचे क्या है भाई, जियोग्राफिक साउथ, SG से जिसको डिनोट कर दिया है। अब भाई जब कभी भी आप किसी कंपास को किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो किस डायरेक्शन में लाइन होता है भाई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन होता है। लेकिन भाई वो जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है बेटा वो थोड़ी सी डेविएटेड होती है। तो जब कभी भी आप किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करोगे तो भाई वो जो सस्पेंड होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में सस्पेंड होता है, यानी कहने का मतलब वो इस साइड तो नॉर्थ शो करता है और इस साइड साउथ शो करता है। अब बात कर लेते हैं भाई पैरामीटर्स की इनके। तो देखो भाई जो नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ से जो एक्सिस पास हो उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस बोल देते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल से जो एक्सिस पास उसको क्या बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक एक्सिस। जो प्लेन पास हो, ये भाई मेरा जो हाथ है ये यहाँ पे किसकी तरह भाई, प्लेन की तरह है। तो बेटा ये जो प्लेन होता है इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली भाई जो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ से जो एक्सिस पास हो उसको जियोग्राफिक जो मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट बेटा जो इस एक्सिस से प्लेन पास हो उसको हम क्या बोल देते हैं, जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोल देते हैं बेटा, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो भाई यहाँ पे 4 टर्म्स आई है हमारी, एक तो एक्सिस है और दूसरे क्या है बेटा, मेरिडियन है। अब बात कर लेते हैं भाई मैग्नेटिक एलिमेंट्स की। किसकी, मैग्नेटिक एलिमेंट्स की। अब मैग्नेटिक एलिमेंट क्या आते हैं, तो भाई ये नेसेसरी पैरामीटर हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए भाई हमें पता होना चाहिए। तो भाई फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स में। फर्स्ट हमारा आता है बेटा डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो भाई मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है, पहली बात तो भाई इसको थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ये जो 2 प्लेन है भाई, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, इन दोनों प्लेन को मैं यहाँ रीड्रा करने वाला हूँ। देखो हमारे जो मैग्नेटिक प्लेन है भाई, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं रब करके छोटा कर देता हूँ। भाई अप साइड हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ था, नीचे हमारा जियोग्राफिक साउथ था। इस साइड भाई हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ था और इस साइड हमारा मैग्नेटिक साउथ था। कुछ इस टाइप के ही हमारी फॉर्मेशन बन रही थी। अब देखो ये जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है इसको मैं यहाँ पे रीड्रा कर रहा हूँ भाई। तो ये हो गया भाई हमारा मैग्नेटिक प्लेन, ठीक है। अब जियोग्राफिक प्लेन भाई इससे थोड़ा सा अलग आने वाला है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रा कर देता हूँ भाई यहाँ पे। ये फ्रंट वाला कौन सा है भाई, मैग्नेटिक, और जो पीछे वाला है आपका वो कौन सा भाई, जियोग्राफिक। मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पे। जो हमारा आगे वाला है ये तो है भाई मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये वाला है भाई हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच जो आपका एंगल बनता है जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से, उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नेक्स्ट बेटा एक चीज़ और भाई, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं
कि वो डायरेक्शन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। तो जब कभी भी आप किसी कंपास को सस्पेंड करोगे, एज्यूम करते हैं भाई ये जो हमारा बार मैग्नेट है ये उसका क्या है, नॉर्थ पोल है, तो भैया एग्जैक्टली पॉइंट नहीं करता। पहली बात तो ये हमारा जियोग्राफिक है भाई, रेड पेन जो हमारा है ये जियोग्राफिक है, ये हमारा भाई बार मैग्नेट है। तो बेटा पहली बात तो ये एग्जैक्टली लाइन नहीं होते, ये कैसे होते, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इसके अलावा भाई जो आपका कंपास निडल होती है वो बेटा थोड़ी सी डिप करती है, यानी वो नीचे की साइड या थोड़ी सी बेटा अप साइड पॉइंट करती है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं करती वो। तो ये जो डिप करती है इस डिप को हम शो कर देते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इसको आर लिख के और इसको डेल से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं भाई, डेल से। और इस चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिप, या भाई इनक्लाइनेशन भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक इनक्लाइनेशन। इनक्लाइन मीन झुका होना, तो झुक जाती है भाई, निडल सीधी नहीं रह के क्या हो जाती है बेटा, झुक जाती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल से। तो भाई अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ये क्या होती है, तो बेटा ये एंगल होता है। पहली बात तो किस किस के बीच में एंगल होता है भाई, ये अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने यहाँ पे किससे नोट किया भाई, आर से, उसका किसके साथ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये है और ये वाला कंपोनेंट जो इसका इस साइड आ रहा है भाई, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला जो आ रहा है बेटा ये है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ड्रा करना ही है क्योंकि हम अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, जियोग्राफिक प्लेन पे ड्रा नहीं करने हैं। कौन से प्लेन पे, मैग्नेटिक वाले पे, जिसको हम क्या बोल देते हैं भाई, मैग्नेटिक मेरिडियन भी बोल देते हैं। तो भाई अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के साथ जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। थर्ड वन भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किससे डिनोट करते हो भाई, एच से डिनोट कर लेते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब भाई अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आपके पास आर यानी आपके पास टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट बताओ, तो क्या आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो बेटा। ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है, या आप बोल सकते हो आर आपका वेक्टर है तो वेक्टर को रिजोल्व कर लो। तो आर वेक्टर को जब आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग जब रिजोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एच इज इक्वल टू आर कोस डेल। बेटा जिसके साथ एंगल होता है उस एक्सिस के साथ कोस आ जाता है। आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन करके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा अगर वर्टिकल कंपोनेंट के साथ करोगे तो क्या आएगा, आर साइन डेल। तो भाई ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ चुका है और ये क्या आ चुका है बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट। आर भी निकाल सकते हो भाई, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो तो बेटा आर को कैसे निकालोगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है भाई वेक्टर्स में, यानी 2hv कोस थीटा होना था, लेकिन कोस थीटा यहाँ पे क्या है भाई 90 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में एंगल कितना है, 90 है। तो भाई ये सिर्फ क्या हो जाएगा आपका r इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो भाई ये कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे। इसके अलावा भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बेटा वेरी होता है टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये हर साल बेटा 10 किलोमीटर आगे चला जाता है, और कुछ सर्टेन सेंचुरीज के बाद या हम बोल सकते हैं बेटा एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद इसके पोल क्या हो जाते हैं बेटा, इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी मूव करते रहेंगे। जैसे मैग्नेटिक है ना, नॉर्थ और साउथ, ये मूव करते रहेंगे और एक टाइम ये आएगा जब नॉर्थ साउथ की जगह चला जाएगा और साउथ नॉर्थ की जगह चला जाएगा। तो बेटा ये था आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बेटा हम बात करने वाले हैं भाई कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो मैग्नेटिज्म में यूज होती हैं। पहली बात तो ये कि भाई अर्थ का मैग्नेट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, एक बार एटॉमिक लेवल पे और मैग्नेटिज्म को स्टडी कर लेते हैं। तो भाई एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म के बारे में बताया था बोर ने। किसने बताया था भाई, बोर ने, और इसको हम बोल देते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। तो भाई एक सिंपल सा केस लेते हैं भाई, ये एक्सिस है और इसके अराउंड भाई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा भाई, करंट।
तो ये हमने भाई करंट की डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा बेटा, करंट। तो चलो भाई इसी करंट के लिए हम पहले तो इस करंट की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, यानी मूवमेंट चेक करते हैं। तो हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, m इज इक्वल टू NIA होता है भाई, NIA, लेकिन n की जगह यहाँ पे 1 आएगा, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास IA, आई स्मॉल लिया तो यहाँ पे बेटा स्मॉल ही डिनोट करना है। अब बात आती है a की वैल्यू, तो हमें पता है a क्या है भाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इस करंट की, कितनी अमाउंट करंट यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो भाई इसके लिए मैं यहाँ पे सेपरेटली निकाल लेते हैं या यहीं पे निकाल लेते हैं। आई क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज यहाँ पे क्या है भाई आपका इलेक्ट्रॉन, और टाइम क्या है भाई टी। अब भाई हमें टाइम तो नहीं पता ये कितने टाइम में रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन भाई हम इसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर इसको कन्वर्ट कर दो, या इसकी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे हमने इसको एंगुलर वेलोसिटी के अंदर इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। भाई हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके पास क्या आ गया है भाई ये ओमेगा E/2 वैल्यू पुट कर दो बेटा इस आई की। भाई 12th क्लास बेटा इक्वेशन बना लिया करो, इसको अगर सेकंड लिख रहे हो इसको फर्स्ट लिख लो, डायरेक्ट मत किया करो भाई। मैं यहाँ पे कई बार वाइट बोर्ड पे डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग बेटा जब नोट्स बनाओ तो अच्छे से नोट डाउन किया करो। पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर भाई पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये m इज इक्वल टू ओमेगा E/2 इंटू क्या था भाई पाई आर स्क्वायर। ये आपको क्या दे देगा भाई, m इज इक्वल टू हाफ ऑफ E ओमेगा आर स्क्वायर। तो भाई ये वो मैग्नेटिक मूवमेंट है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है अपने ऑर्बिट के अंदर। तो भाई बोर ने पहली बात तो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिज्म के बारे में बताया था, और सिर्फ यही नहीं बेटा, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये भी बताया था कि भाई वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही क्यों होता है। भाई आपने देखा हुआ ना, आप जब ड्रा करते हो ऑर्बिट्स ड्रा करते हो, तो भैया आप कुछ ऑर्बिट मतलब कि एक सर्टेन लिमिट तक आप उनको फिक्स ड्रा करते हो, वैसे वो लाइन टाइप नहीं होते। जैसे मान लो ये अगर आपका न्यूक्लियस है तो आप ऐसे ऑर्बिट ड्रा कर देते हो, रियलिटी में ऑर्बिट ऐसा नहीं होता। ऑर्बिट एक रीजन होता है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, और ये भाई 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन फिर भी भाई वो रीजन क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो भाई वो लिमिटेड क्यों होता है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस रीजन में या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रीजन में ही लाई कर सकता है। तो वो भी बेटा बोर ने ही बताया था। बोर ने बताया कि भाई ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये भाई डिपेंड कर रहा है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे, एंगुलर स्पीड पे। और भाई यही जो आपकी एंगुलर स्पीड है ये डिपेंड करती है बेटा किसी भी ऑर्बिट में कितना वहाँ पे मोमेंटम है। या हम बोल सकते हैं कि भाई जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है ऑर्बिट में वो NH/2 के इक्वल होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि वो H/2 का क्या होता है भाई, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट के अंदर H/2 का क्या होता है भाई, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो बेटा वो ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। अब चलो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा mvr, तो mvr इज इक्वल टू NH/2। देखो भाई हमें चाहिए मैग्नेटिक मूवमेंट उस ऑर्बिट के लिए, पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस v को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, ओमेगा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है भाई r ओमेगा, तो ये लो r ओमेगा इंटू आर। ये बेटा आपका 11th क्लास का टॉपिक है, v में और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है। तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, m r ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू NH/2। इसी को आप लिख सकते हो कि आपका ओमेगा आर स्क्वायर किसके इक्वल आ चुका है भाई, NH/2 m, इसी के इक्वल आएगा। अब
इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भाई इस इक्वेशन थर्ड के अंदर आप पुट डाउन कर दो। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1/2 e NH/2πm। अब अगर हम इसके अंदर से एक बार रीअरेंज करके लिख लेते हैं इसी को, तो ये हो जाएगा भाई NEH/4πm। इसी को हम लिख देते हैं भाई n एंड म्यू बी। म्यू बी यहाँ पे भाई बोर मैग्नेट्रॉन होता है। क्या होता है भाई? बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। तो भाई यहाँ से हमें पता चला कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के अंदर होता है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंटरलेट होती है किससे? बोर मैग्नेट्रॉन से। और वो भी इंटरलेट कैसे होती है बेटा? वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है। क्या होती है भाई? इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो भाई ये कुछ बोर की स्टडी थी किससे रिलेटेड? एटम के मैग्नेटिक फील्ड से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो भी मैग्नेटिज्म के अंदर यूज होती हैं भाई। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट टर्म्स तो देखो भाई, फर्स्ट बात कर लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर इसको भाई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। या फिर हम इसी को बोल देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं भाई बी से। किससे डिनोट करते हो बेटा? बी से। ये होती क्या है भाई? F इज इक्वल टू क्या था भाई? QVB। कुछ है ध्यान? F इज इक्वल टू QVB। अब देखो, अगर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ये QVB साइन ऑफ थीटा। हमें डिफाइन करना है भाई बी को, तो बी को डिफाइन करना है तो भाई बाकी सभी टर्म्स को क्या कर दो? यूनिटी कर दो। साइन थीटा को अगर आप यूनिटी करना चाहते हो तो क्या करोगे? साइन 90। तो भाई थीटा की वैल्यू तो 90 ले लो, क्यू की वैल्यू 1 ले लो, वेलोसिटी की वैल्यू भी 1 ले लो, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा B इज इक्वल टू F। तो भाई जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स के। कब? जब कोई भी पार्टिकल यूनिट चार्ज का 90 डिग्री से इंटर करता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद यूनिट वेलोसिटी से। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो है भाई मैग्नेटाइजिंग फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है क्या करने वाली भाई? ये फोर्स मैग्नेटाइज करने वाली किसी भी सब्सटेंस को, तो इसको बोल मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो भाई ये वो डिग्री होती है या ये वो फोर्स होती है जो कि कोई भी मटेरियल को क्या कर सकती है भाई? मैग्नेटाइज कर सकती है। अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में बोल लूँ तो भाई ये डिग्री होती है टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल। एक मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को क्या कर सकता है भाई? जिस लिमिट तक मैग्नेटाइज कर सकता है उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब भाई इस फोर्स को हम मेजर कर लेते हैं बेटा सोलेनोइड की फॉर्म में, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। इसको हम लिख देते हैं H इज इक्वल टू NI। किससे डिनोट करते हैं भाई? मैग्नेटाइजिंग फोर्स को H से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन सुनो भाई। द मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैन बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न, डिफाइन एज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न थ्रू विच एन करंट इज फ्लोइंग टू इट्स यूनिट लेंथ ऑफ टोरॉइड और सोलेनोइड टू प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B। तो भाई कोई भी टोरॉइड ले लो बेटा, उस पर n एम्पियर टर्न, n एम्पियर टर्न का कहने का पर्पज ये है भाई वायर की टर्न्स लेनी है जिनके अंदर क्या है बेटा? करंट है। तो वो जो जितना वो मैग्नेटाइजिंग या जितना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई? मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल देते हैं। अब भाई हमें पता है ऑलरेडी कि B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एन आई। तो हम B और H को इजीली इंटरलेट कर सकते हैं, तो आपका B क्या हो जाएगा भाई? म्यू H। तो ये क्या थी भाई? मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर फ्री स्पेस में निकालोगे तो भाई फ्री स्पेस के लिए नोट लगा देना दोनों साइड। B नोट इज इक्वल टू म्यू नोट H। H के साथ नोट नहीं आएगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना भाई।
नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो आती है भाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको आप म्यू से लिखते हो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। और होती क्या है भाई, भाई म्यू रेशियो होती है बी का और एच का, ठीक है। इससे प्रीवियस आर्टिकल में ये देखा था हमने, बी किसके इक्वल निकाला था भाई म्यू नॉट एच के, वहाँ से म्यू निकाल लिया है, क्या आ गया है बी बाई एच आ गया है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है भाई, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन थ्रू इट। भाई ये एक्सटेंड होती है भाई किस लेवल तक कोई भी मटेरियल पेनिट्रेट हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है भाई रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसके साथ लिख देते हैं भाई रिलेटिव और निकाल देते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है भाई, रिलेटिव है, दो की रेशियो है, तो किस किस के साथ लेते हैं हम, वैक्यूम के साथ लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, क्या म्यू बाई म्यू नोट। आप भैया सिमिलर फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये काम आप ऑलरेडी कर चुके हो, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए। किसके लिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए। जो हमारी भाई फोर्थ टर्म आती है वो आती है इंडेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंडेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। इंडेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है भाई, देखो इंडेंसिटी यानी हम मेजर करने वाले हैं कि वो कितना इंटेंस है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एरिया वॉल्यूम तो लेना होगा ना भाई, जिस पे हम निकालने वाले हैं। तो ये होता है एम बाई वी। कैपिटल एम क्या होता है भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट, और वी क्या होता है, वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है मतलब भाई वो कितना स्ट्रॉन्ग है एक यूनिट वॉल्यूम पे, उसकी क्या हो जाएगी भाई, डेंसिटी हो जाएगी। कौन सी डेंसिटी, वो भी मैग्नेटाइजिंग डेंसिटी। लास्ट जो हमारा आता है भाई फिफ्थ, वो है मैग्नेटिक सेसिबिलिटी। ये बिल्कुल नया वर्ड आया भाई, मैग्नेटिक सेसिबिलिटी। इसको डिनोट करते हैं भाई हम जी एम से। किससे भाई, जी एम से, और ये होता है आई बाई एच। इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की और आपकी किसकी होती है भाई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की रेशियो होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की रेशियो होती है किसके साथ भाई, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ रेशियो होती है। तो भाई ये आप कुछ टर्म्स यहाँ पे स्टडी कर चुके हो। चलो इनके बीच में एक सिंपल सा रिलेशन और ड्राइव कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। रिलेशन देख लो इन्हीं के बीच। तो भैया एज्यूम करो ये एक एम्पियर टर्न्स थी, हमारा सोलेनॉइड ले लो, आप चाहो तो बेटा टोरॉइड भी ले सकते हो। इस सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या किया, एक भाई मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये हमारे एक मटेरियल, किसी भी मटेरियल की भाई एक बार इंट्रोड्यूस करवा दी। तो भाई जो शुरू में इसका मैग्नेटिक फील्ड था वो तो होगा बेटा बी, और वो क्या हो जाएगा म्यू नोट एच। अब जैसे ही आपने मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहली बात तो भाई जो वैक्यूम के अंदर लग रहा था, प्लस जितना ये सब्सटेंस आपका क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। क्योंकि भाई मैग्नेटाइज होने के बाद ये भी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें अंदर भाई इसका भी क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम। अब भाई बी नोट की जगह बी की वैल्यू, सभी की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई। इसी तरह ना भाई मटेरियल की इंडेंसिटी लेंगे हम, कितना इंडेंसिटी, कितना इंडेंस वो क्या हुआ अभी मैग्नेटाइज हुआ है, कितनी इंडेंसिटी से। दोनों से म्यू नोट हमने क्या ले लिया है कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया है भाई एच प्लस आई। तो भाई ये आपका एक रिलेशन आ गया बी में, एच में और आई में। अगर इस रिलेशन को आप भाई ची के साथ निकालना चाहो, ची एम के साथ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ची एम क्या था भाई आपका आई बाई एच। तो भाई आई की जगह या एच की जगह आपकी मर्जी, किसी भी एक की जगह ची एम की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, आपके पास नया रिलेशन आ जाएगा। तो ये आपके रिलेशन थे भाई किस किस के बीच, भाई बी एच आई एंड ची एम के साथ आपके ये रिलेशन थे। एक बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ पे आई करंट नहीं है। तो भाई इसी के साथ आपका जो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो क्या हो जाती है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद देखो भाई क्लासिफिकेशन कर देते हैं हम मटेरियल्स का, किसके बेस पे भाई,
उनके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बेस पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को कैसे क्वालिफाई करोगे भाई, 3 कैटेगरीज में हम क्वालिफाई कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं इनको। कौन कौन सी भाई, फर्स्ट है डाई, डाई मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज डाई, सेकंड वन इज पैरा, पैरामैग्नेटिक, एंड लास्ट वन इज फेरो, फेरो मैग्नेटिक। तो बेटा इसकी मैं आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, अभी के लिए सिर्फ इनका बेसिक सुनो। डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जिनके एटम और मॉलिक्यूल्स कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इनका खुद का। जो ये इसके अंदर जितने भी एटम एंड न्यूक्लियाई होते हैं उनका खुद का क्या होता है बेटा, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। और जब कभी भी भाई इनको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया जाता है तो बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। पहली बात, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। किस डायरेक्शन में, अपोजिट में। पैरा भाई इनका भी अपना खुद का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और जब कभी भी इनको भाई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड किया जाता है तो भाई ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं बेटा, सेम में। और फेरो भी भाई सेम डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। इसके अलावा बेटा पैरा जो आपके होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं। ऐसे ही डाई भी आपके कैसे होते हैं, फीबली, जबकि फेरो क्या होते हैं भाई, स्ट्रांगली। डाई कैसे मैग्नेटाइज होते हैं बेटा, फीबली, पैरा भी फीबली, यानी बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं, और ये भाई स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। इसके अलावा भाई इनकी आप लोगों को एक टेबल भेज दी जाएगी, वो टेबल बेटा आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है। इसके अलावा जो अगर आपको किसी भी इन टर्म्स में डाई, पैरा, फेरो या बेटा इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप के अंदर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू बेटा।